इस वीडियो में हम पैथोजेनेसिस के डेवलपमेंट और बायोलॉजिकल, साइकोसोशियल, सोशियो-कल्चरल कॉजेज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पैथोजेनेसिस को जानते हैं। इसका मीनिंग क्या है? पैथोजेनेसिस का मीनिंग है प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग डिजीज़, यानी कोई भी डिजीज़ की डेवलपमेंटल प्रोसेस को हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। ये रिस्क फैक्टर से अलग होता है। रिस्क फैक्टर का मतलब है कि किसी डिजीज़ को बढ़ावा देने वाले फैक्टर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लू एक डिजीज़ है। इसके रिस्क फैक्टर्स है क्राउडेड प्लेस, वीक इम्यून सिस्टम, और इसका पैथोजेनेसिस है वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, जिस वजह से हमें फ्लू होता है। रिस्क फैक्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला इंडिविजुअल लेवल पर, दूसरा फैमिली लेवल पर और तीसरा कम्युनिटी लेवल पर। इंडिविजुअल लेवल में फिज़िकल और इमोशनल फैक्टर्स शामिल हैं, जैसे एटिपिकल जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसका मीनिंग क्या है? ये ऐसे जेनेटिक वेरिएशन होते हैं जो नॉर्मल वेरिएशन से अलग होते हैं। ये एबनॉर्मल वेरिएशन पर्सन के मेंटल, फिज़िकल और बिहेवियरल ट्रेट्स को इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्सन के कॉम्ट जीन्स, जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को कंट्रोल करता है, अगर इसमें एबनॉर्मल वेरिएशन हो या ये ठीक से डेवलप ना हो, तो ये एंजाइटी या सिज़ोफ्रेनिया जैसी मेंटल प्रोसेस के खतरे को बढ़ा सकता है। अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो हर इंसान में जीन होते हैं और सबके जीन में छोटे छोटे बदलाव होते हैं, जो आमतौर पर नॉर्मल और बिना किसी प्रॉब्लम के होते हैं। लेकिन जब ये जीन एबनॉर्मल हो और किसी बीमारी का कारण बनते हैं, तो इन्हें एटिपिकल जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। परसेप्शन में कमी, जनरलाइज्ड एंजाइटी, ये सभी इंडिविजुअल लेवल के रिस्क फैक्टर्स हैं। इन्हीं सब कारणों से किसी पर्सन में कोई डिजीज़ होने का खतरा बढ़ता है। नेक्स्ट है फैमिली लेवल रिस्क फैक्टर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के आधे जीन को कैरी करते हैं। तो अगर हम में से किसी के माता पिता को कोई मेंटल डिसऑर्डर है या किसी भी तरीके की बीमारी है, तो इसके चांसेस ज़्यादा होंगे कि उनके बच्चों को भी वो बीमारी हो या हो सकती है। अगला है कम्युनिटी लेवल का रिस्क फैक्टर। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये देखा गया है कि गरीब कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आम होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, पुअर इन्वायरमेंट और अनइक्वालिटी, ये सभी कारण एंजाइटी और डिप्रेशन के कारण बन सकते हैं। अब हम जानते हैं साइकोपैथोलॉजी के डेवलपमेंटल कॉजेज़ क्या क्या हैं। पहला है बायोलॉजिकल। इसका ये मानना है कि हमें कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या कोई भी कॉग्निटिव, इमोशनल या बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स तब होते हैं जब हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में गड़बड़ी होती है या वो ठीक से डेवलप नहीं होते तब, या फिर ये इनहेरिटेड होते हैं, मतलब हम अपने माता पिता द्वारा इसे कैरी करते हैं। इसमें से कई डिसऑर्डर्स जन्म से पहले यानी गर्भ में ही हो जाते हैं और कई डिसऑर्डर जन्म के बाद डेवलपमेंटल स्टेजेस में होते हैं। बायोलॉजिकल कॉजेस में जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल लीएबिलिटीज़ और फिजिकल डिप्रीवेशन इंक्लूड हैं। जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज़, इसमें पहले हम जेनेटिक का मतलब समझते हैं। जेनेटिक का मतलब होता है कि हमें अपने माता पिता से क्या चीज़ मिली है, यानी हम कैसे दिखते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसा बिहेवियर करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी जेनेटिक द्वारा पहले से ही तय होती हैं। पेरेंट्स से बच्चों में क्रोमोसोम्स आते हैं। क्रोमोसोम्स जीन्स को कंटेन करते हैं, जो बॉडी के प्रोटीन के स्ट्रक्चर और एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाले बायोकेमिकल कोड को ट्रांसमिट करते हैं।
जीन हमारी हाइट, वेट, बाल और आँखों का रंग जैसी चीज़ों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है बिहेवियर जेनेटिक्स। बिहेवियर में इंडिविजुअल डिफरेंस को स्टडी करता है, मतलब कि इंडिविजुअल्स बिहेवियर के मामले में एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, उस चीज़ को ये स्टडी करता है, जो उसके जेनेटिक मेकअप्स में डिफरेंस के कारण होता है। किसी पर्सन की टोटल जेनेटिक मेकअप्स दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, पहला जीनोटाइप और दूसरा फिनोटाइप। जीनोटाइप में इनहेरिटेड जीन्स शामिल हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, जो अनऑब्जर्वेबल होती है और ये जन्म के समय तय होता है और ये स्टेबल माना जाता है कि मतलब ये चेंज नहीं होता। और नेक्स्ट है फिनोटाइप्स। इसको समझाने के लिए इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी स्टडी कंडक्ट की है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिसको मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ। फिनोटाइप्स का मतलब क्या होता है? फिनोटाइप्स जीन्स और इन्वायरमेंटल के बीच इंटरेक्शन का कारण है। जो भी चेंजेस हमारे बिहेवियर में होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो फिनोटाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडिविजुअल हाई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के साथ जन्म लेता है, बट उसे वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता जिससे उसकी इंटेलिजेंस बढ़े, तो ये क्या हुआ? ये फिनोटाइप का एक एग्जाम्पल हो गया कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो हमारे जीन्स पे डिपेंड नहीं करती, वो हमारे इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती है कि हमें वैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। टुर्कहाइमन ने यहाँ अपने कलीग्स के साथ मिलकर एक स्टडी की थी जिसमें इस बात को कंफर्म किया था। इन्होंने 7 साल के 319 जुड़वा बच्चों के जोड़े पर अपनी स्टडी की। इस स्टडी में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और आईक्यू के बीच के रिलेशन को देखा गया, मतलब कि अगर कोई बच्चा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हाई है तो उसकी आईक्यू कैसी होगी, और अगर लो है तो उसकी आईक्यू कैसी होगी, इस बात पर इन्होंने स्टडी की। तो इन्होंने ये पाया कि लो इकोनॉमिक स्टेटस वाले बच्चों की आईक्यू ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट वैसा नहीं था जो उनकी आईक्यू को बढ़ा सके, मतलब उसको बढ़ावा दे सके। और हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले बच्चों में इसका उल्टा रिजल्ट मिला, यानी आईक्यू में इन्वायरमेंट से ज़्यादा जीन का रोल मिला था। मतलब जिनके पास अच्छे पैसे थे और उनका इन्वायरमेंट भी अच्छा था, लेकिन उनकी जीन अच्छी नहीं थी, तो इसमें इनको जीन का रोल ज़्यादा मिला। तो इससे ये पता चला कि जीन और इन्वायरमेंट दोनों का कंट्रोल पर्सन के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट है। अब हम जीन इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन में एडॉप्शन स्टडी को जानते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है फिनोटाइप का। इस स्टडी में गोद लिए गए बच्चों के 3 ग्रुप्स को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के क्राइटेरिया पर कंपेयर किया गया। पहले ग्रुप में ऐसे बच्चे थे जिनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, और उन्होंने बच्चों को एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट दिया, मतलब उन बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया। और जो सेकंड ग्रुप था उसमें ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, बट बच्चों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रखा गया। और तीसरे ग्रुप में ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं था, बट जिस फैमिली ने उन्हें एडॉप्ट किया था उन्होंने उन्हें अनहेल्दी इन्वायरमेंट दिया। तो पहले वाले ग्रुप के कंडीशन में जिसमें जीन और इन्वायरमेंट दोनों एक जैसे हैं, तो इन बच्चों को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने का खतरा ज़्यादा है बजाय बाकी दोनों ग्रुप के। तो इससे हमें यही पता चला कि जीन्स और
इन्वायरमेंट दोनों मिलकर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के डेवलपमेंट को इंक्रीज करते हैं। इन्होंने इसे समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल दिया है। न्यूजीलैंड में एक स्टडी हुई जहां रिसर्चर ने 5 साल की उम्र से लेकर मिड 20s तक बच्चों का मूल्यांकन किया। उन्होंने इस बात पर स्टडी की कि चाइल्डहुड में जब हम उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो क्या अडल्टहुड में उनको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम होगी या नहीं, इस बात पर उन्होंने स्टडी की। तो 5-HTT जीन, यह सेरोटोनिन ट्रांसपोर्ट जीन का एक स्पेशल टाइप है, पॉलीमॉर्फिज्म है। इसमें 3 कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। पहला 2 शॉर्ट एलील, दूसरा 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग एलील और तीसरा 2 लॉन्ग एलील। तो जिन पर्सन में शॉर्ट या लॉन्ग और 1 शॉर्ट एलील होते हैं और जिन्हें बचपन में बहुत दुख सहना पड़ता है, उनमें अडल्ट एज में डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा थी। वहीं अगर किसी के पास 2 लॉन्ग एलील थे तो उनके साथ बुरा व्यवहार करने के बावजूद डिप्रेशन की संभावना कम पाई गई। तो इससे ये पता चला कि जीन का प्रेजेंट होना डिप्रेशन को प्रिडिक्ट नहीं करता, बल्कि जीन का कॉम्बिनेशन और इन्वायरमेंट इवेंट्स एक साथ डिप्रेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। मेंटल डिसऑर्डर फिनोटाइप से जुड़े होते हैं, ना कि केवल जीनोटाइप से। किसी पर्सन में डिप्रेशन या दूसरे मेंटल डिसऑर्डर तभी डेवलप होते हैं जब इन्वायरमेंटल इवेंट्स उस जीन को इफ़ेक्ट करती है। इसे डायथीसिस कहा जाता है, जिसका मतलब है एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस से होता है।